ड्रामे की स्टार्टिंग में जैंग बताता है कि पिछले 20 सालों से अगर मैं लड़कियों के ज्यादा करीब जाता हूँ तो मेरी तबीयत खराब होने लगती है। पर अब लगता है कि मुझे ये बात मेरी वाइफ को बता देनी चाहिए। वो मैट से कहता है कि मैडम कहाँ हैं। मैट बोलती है कि मैडम अपने कमरे में चली गई। जब आपको उनकी इतनी चिंता है तो आप उन्हें क्यों नहीं बता देते। जैंग बोलता है कि तुम इसमें दखल मत दो। फिर हमें जैंग की वाइफ को दिखाते हैं। मैट उससे बोलती है कि आपके दूध पीने का टाइम हो गया है। रैनम से बोलती हैं कि इस घर में सिर्फ आप ही हैं जो सच में मेरा ख्याल रखती हैं। फ्रजियो में दिखाते हैं कि वो एक जगह जॉब के लिए इंटरव्यू देने आती है। तब सेक्रेटरी उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के डॉक्यूमेंट पकड़ा देता है। रैन कहती है कि लेकिन मैं तो नौकरी के लिए आई थी। जैंग बोलता है पर अब मैं तुम्हारे साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। हर महीने तुम्हें 10 मिलियन मिलेंगे। इन 5 सालों में तुम किसी भी दूसरे मर्द के नजदीक नहीं जाओगी और ना ही मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करोगी। रैन सोचती है कि इन्होंने इतने बच्चों को स्पॉन्सर किया है। मैं तो सोचती थी कि इनका साथ दूंगी, लेकिन अब मैं उनके लिए बस एक मोहरा बन गई हूँ। ठीक है, इसे ही मैं उनकी मदद चुकाने का तरीका मान लेती हूँ। और वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। नैन्सी उससे बोलती है कि भाभी आप भाई से 3 सालों से शादीशुदा हैं, लेकिन आपको कोई भी बच्चा क्यों नहीं हुआ। जैंग की स्टेप मदर कहती है कि हाँ तुम दोनों को बच्चा कर ही लेना चाहिए। रैन में सोचती है कि हमारे बीच तो कभी कोई रिश्ता ही नहीं रहा। वो मुझे देखना भी नहीं पसंद करता। अब मैं ये बात इन्हें कैसे बताऊं। नैन्सी कहती है कि सुनने में आया है कि लियाना वापस आ गई है। उसकी मॉम कहती है क्या तुम सच बोल रही हो। तुम्हारा भाई उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो फ्रांस चली गई थी। रैन सोचती है कि अगर जैंग को अपनी पोजीशन रखनी है तो उसे बच्चा चाहिए। ये मेरी तरफ से उसके लिए एक आखिरी मदद होगी। लियान जैंग से बोलती है क्या 3 साल में तुमने मुझे मिस नहीं किया। जैंग बोलता है कि हमारा रिश्ता तो बहुत पहले खत्म हो चुका है। प्रजों में दिखाते हैं कि उसकी स्टेप मदर उससे बोलती है कि तुम्हारे साथ 3 सालों में कोई भी लड़की नहीं रही। लोग कहते हैं कि तुम्हें मर्द पसंद है, लेकिन लियान और तुम दोनों बचपन के अच्छे दोस्त हो। तुम दोनों को ही शादी कर लेनी चाहिए। जैंग कहता है कि मेरी लाइफ का फैसला सिर्फ सौदे के लिए नहीं होगा। मेरी जिंदगी में इंटरफेयर मत करो। प्रेजेंट में लियान कहती है कि आज भी तुम बिल्कुल वैसे के वैसे हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारी बीमारी का इलाज है। 3 साल पहले तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे बताया था कि तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है, लेकिन बचपन के एक्सीडेंट की वजह से तुम लड़कियों को नहीं छुपाते। जैंग बोलता है कि अगर तुम झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। बताओ तुम क्या चाहती हो। तभी रैन उन दोनों को साथ में देखकर अपसेट हो जाती है। लियान कहती है कि तुम वही हो ना मिस्टर फू की वाइफ, कहीं तुम घर की नौकरानी तो नहीं। तुम्हारे जैसे रूप रंग वाली लड़की जैंग के लायक कैसे हो सकती है। वैसे भी 4 दिन नहीं बचे हैं, जल्दी मिस्टर फू का ताज मेरे सर पर होगा। रैन कहती है कि तुम खुद को समझती क्या हो। लियान बोलती है कि अगर यकीन नहीं होता तो अभी तुम्हें दिखा देती हूँ। वो जैंग से कहती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी और रैन ने मुझे धक्का दे दिया। जैंग चिल्लाकर बोलता है कि लियान से माफी मांगो। तब रैन आंसू रोकते हुए लियान से माफी मांगने लगती है, जिस पर लियान उसे इशारा करती है कि मैं जैंग के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। इसके बाद रैन जैंग से बोलती है कि मुझे पता है वो फैमिली में तुम्हारी पोजीशन मजबूत करने के लिए तुम्हें बच्चा चाहिए। अगर तुम मुझे टेस्ट नहीं करना चाहते तो हम आईवीएफ कर लेते हैं। जैंग बोलता है कि तुमने मेरी इतनी सारी बातें पता कर ली, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम हमेशा बस एक ही चीज में इंटरेस्ट रखती हो। क्या तुम्हें और कोई काम नहीं। अब निकलो यहाँ से, मुझे काम है। रैन कहती है कि मैं कुछ भी कहूँ तो तुम चिढ़ जाते हो, पर लियान से इतनी सारी बातें करते हुए भी नहीं थकते। जैंग बोलता है कि उसे इसका क्या लेना देना, तुम्हें बच्चा हो या ना हो तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। रैन उससे बोलती है कि चाहे मैं कितना भी झुक जाऊं तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे रिश्ते को निभाना बेकार है। इसके बाद लियान रैन से बोलती है कि जैंग मुझसे प्यार करता है, फिर भी तुम उसके पास चिपकी रहती हो। रैन कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ, तुम तो बीच में घुसने वाली मिस्ट्रेस हो। लियान बोलती है कि उसने 3 साल तक तुम्हें छुआ भी नहीं है और तुम इसे शादी कहती हो। रैन कहती है कि ये बात तुम्हें कैसे पता। लियान बोलती है क्योंकि जंग ने मुझे खुद बताया था, वो भी बिस्तर पर। उसे तो तुम्हें टच करने में भी घिन आती है। वो तो कहता है कि तुम इतनी बेताब रहती हो कि जैसे कभी कोई मर्द ही नहीं देखा। जिस पर रैन उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि ये तमाचा सारी औरतों की तरफ से है, तुम जैसी सस्ती औरत को। फिर वो झैंग से कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। झैंग बोलता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है, अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं। रैन बोलती है कि तुम लियान से 2 साल और इंतजार क्यों करवाना चाहते हो। झैंग बोलता है तो ओ ये सब लियान की वजह से है, तुम उससे जलती हो ना। रैन बोलती है कि तुम उसके साथ हो चुके हो, हम 3 सालों से शादीशुदा हैं, तुमने तो आज तक मुझे छुआ भी नहीं। झैंग बोलता है तुम चाहती हो कि आज मैं तुम्हें छूऊं तो आज मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, और वो उसे टच करने लगता है।
है, जिस पर रैन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम खुद को समझते क्या हो, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। जब चैंग ऑफिस से घर आता है तो मैड उससे बोलती है कि आपकी वाइफ घर छोड़ के चली गई। जैंग कहता है कि जाने दो, जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो खुद ही वापस आ जाएगी। मैड बोलती है पर उन्होंने आपके लिए ये न्यूज़पेपर छोड़े हैं। तब गुस्से में जैंग उन न्यूज़पेपर को फाड़ देता है। इसके बाद रैन ऑर्फन के बच्चों को गिफ्ट देती है। उसी ऑर्फन में जैंग भी बैठा हुआ रहता है। मैनेजर उससे बोलती है कि आपका सपोर्ट से बच्चों को इतना अच्छा माहौल मिलता है, पर इतने सारे अनाथ आश्रय में आपने सिर्फ हमारे आश्रम क्यों चूज किया। जैंग बोलता है क्योंकि वो ग्रुप हमेशा से चैरिटी करता है। ये फोटो देखिए कि आपको सच में इस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं। बच्चों में दिखाते हैं कि नैनी जैंग को घर से निकाल देती है। तब जैंग ऑर्फन में बच्चों को देखने लगता है। एक छोटी सी लड़की उससे बोलती है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। जैंग बोलता है कि मेरी मम तो चली गई, डैड को मेरी कोई परवाह नहीं, एक बुरी औरत ने मुझे घर से निकाल दिया। तब वो लड़की कहती है कि ये मेरा बच्चों को खाना है, तुम इसे खा लो। शाम को ड्राइवर उससे बोलता है कि सर ने आपको घर बुलाया है। जैंग कहता है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं उस बुरी औरत के साथ नहीं रहना चाहता। छोटी लड़की बोलती है कि रोना बंद करो, जब भी तुम मुझे याद करोगे तो मेरे पास खेलने आ जाना। चलो हम एक फोटो ले लेते हैं ताकि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहें। प्रेजेंट में डायरेक्टर कहती है कि आपने मुझसे कई बार पूछा है, उस वक्त अनाथ आश्रम में इतने सारे बच्चे थे, मुझे सच में ये लड़की याद नहीं। नेक्स्ट में जैंग रैन से बोलता है कि तुमने काफी ड्रामा कर लिया है, अब घर वापस आ जाओ। रैन कहती है कि जब हम एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते तो एक ही छत के नीचे क्यों रहें, चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं। जैंग कहता है कि अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 1 बिलियन का जुर्माना देना होगा। मैं तुम्हें सिर्फ सफाई करने की नौकरी दे दूंगा, 10,000 साल में तुम्हारे पैसे पूरे हो जाएंगे। तभी रैन कहता है कि अगर वह भी काम करना चाहती है तो मेरे पास आ सकती है, मुझे एक असिस्टेंट चाहिए। जैंग बोलता है कि तुम्हारे हाथ में एमजी ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट है और ये सिर्फ एक क्लीनर है, इसकी बस की नहीं है ये काम संभालना। रैन बोलती है कि अगर मैं प्रोजेक्ट ले आई तो मैं 1 बिलियन कमीशन में लूंगी। जैंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एमजी ग्रुप का पार्टनर बनना इतना आसान है। रैन बोलती है कि पैसों के लिए मेरे 3 साल की बिना पैर की शादी झेली है, मैं तो एक जिंदा विधवा जैसी हूँ। युआन बोलता है कि लड़ाई करना बंद करो, मैं भाभी को वर्क स्टेशन दिखा देता हूँ। फिर रात में युआन रैन के घर आ जाता है। वो कहता है कि एक जरूरी पेपर पे साइन करने हैं। तब रैन उसे घर पर बुला लेती है। युआन बोलता है कि वैसे आपने घर क्यों बदला। रैन बोलती है कि मेरे और तुम्हारे भाई का जल्दी डिवोर्स होने वाला है। युआन बोलता है कि अगर भाई ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो आप मुझे बताइए। रैन बोलती है क्या तुम अपने भाई का साइड नहीं लोगे। युआन कहता है कि हम एक फैमिली है, साइड लेने की जरूरत नहीं। तभी जैंग फ्लावर लेकर रैन के घर पर आ जाता है उसे मनाने के लिए, लेकिन उसे वहाँ युआन के शूज दिख जाते हैं। वो उसे कॉल करके बोलता है कि तुम कहाँ हो। युआन बोलता है कि मैं तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। जैंग बोलता है कि तुमने गर्लफ्रेंड कब बनाई। युआन बोलता है कि अभी मैंने न्यू रिलेशन स्टार्ट किया है, आपको बताने का मौका नहीं मिला। जैंग सोचता है कि अच्छा इसीलिए रैन मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है क्योंकि अब वो युआन के साथ है। दूसरा युआन रैन से बोलता है कि अब गलत मत समझना, मेरा भाई तो काम में पागल है, अगर मैं उसे ऐसा ना कहता तो वो मुझे कान थमा देता। असल में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, भाई को ये बात मत बताना कि मैं यहाँ आया था वरना वो शक करेगा। नेक्स्ट दिन ईशु रैन से मिलने आता है। रैन उससे बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि जैंग को लड़के लड़कियां दोनों पसंद है। ईशु बोलता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो इंसान अच्छा नहीं है, तुम उसके लिए खाना बनाती रही और खुद को भूल गई और उसने कभी तुम्हारी कदर तक नहीं की। रैन बोलती है कि ऐसा मत बोलो, उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और अभी भी मैं उसी कंपनी में काम कर रही हूँ। ईशु बोलता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें पार्टनर बना दूंगा। रैन बोलती है कि पहले मुझे पेनल्टी भरनी होगी, ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो मेरी सैलरी से पूरी पेनल्टी भर जाएगी। अब मैंने एग्रीमेंट तैयार कर लिया है, पहले मैं डिवोर्स लूंगी, फिर किस्तों में पेनल्टी भरूंगी। इसके बाद वो ऑफिस में आकर जैंग से बोलती है कि डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो, मुझे पता है कि तुम बायोसेक्सुअल हो, तुम्हें कोई बीमारी लगी है। जैंग बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। रैन बोलती है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, ये मेडिकल की रिपोर्ट आधी फटी हुई थी, तुम्हें डर था कि तुम पकड़े ना जाओ।
चैंग बोलता है कि और तुम क्या हो जो दूसरे आदमियों को घर पर बुलाती हो? सिर्फ मैं धोखा दूं तो गलत हूँ और तुम किसी और से मिलो तो सही है। रैन बोलती है कि मैंने तुम्हारी पेनल्टी भर दी है, डिवोर्स होने वाला है, मैं किसी से ही मिलूं इसमें क्या प्रॉब्लम है? चैंग कहता है कि ध्यान रखना वो युआन जितना मासूम दिखता है उतना है नहीं, और तुम्हारा लॉयर भी इशू है। वाह, तुम बड़े हुनर से दोनों मर्दों को एक साथ घुमा रही हो, एक अमीर लड़का और एक टॉप लॉयर। मुझे बताओ कि तुम दोनों को साथ में मैनेज कैसे करती हो? रैन कहती है कि तुम जैसे गंदे लोग सबको गंदा समझते हो, और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद लियान और रैन की ऑफिस में बहस होने लगती है। रैन कहती है कि चाहे जैंग तुमसे कितना भी प्यार क्यों ना करे, असल में उसकी असली वाइफ मैं ही हूँ और तुम सिर्फ हमेशा एक मिस्ट्रेस ही रहोगी। जिस पर लियान गुस्से में उस पर चाय फेंक देती है, पर जैंग बीच में आकर उसे बचा लेता है। लियान कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। जैंग बोलता है कि मेरे कैबिन में आओ। रैन कहती है तो वो उसकी गलती को भी इग्नोर कर रहा है। तभी कैबिन में जैंग उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की। लियान बोलती है कि उसे तो तुम्हारी बीमारी के बारे में पता भी नहीं है, मैं 3 साल अब्रॉड में सिर्फ तुम्हारे लिए इलाज ढूंढने गई थी। जैक कहता है कि ये मेरी आखिरी वार्निंग है, चालाकियां मत करना, मैं चाहे ये बीमारी ठीक न कर सकूं लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद असिस्टेंट रैन से कहता है कि आपका रिजाइनिंग लेटर है, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। रैन जैन से बोलती है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, फिर भी तुम मुझे यहाँ से क्यों निकाल रहे हो? जैक बोलता है क्योंकि मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। रैन कहती है कि इतने बड़े प्रेसिडेंट होकर तुम इतनी छोटी सोच रखते हो। रैन कहता है कि युआन के साथ मत रहो, वो सही इंसान नहीं है। रैन कहती है कि कम से कम वो तुम्हारी तरह बदलते मूड वाला इंसान नहीं है और ना ही बेवजह शक करने वाला है। चैंग कहता है कि अगर तुम मुझसे वादा करो कि उससे दूर रहोगी तो मैं सब कुछ माफ कर दूंगा। रैन कहती है कि अगर तुम डिवोर्स के लिए रेडी हो जाओ तो मैं रिजाइन कर दूंगी। चैंग कहता है कि तुम बार बार मुझसे सौदेबाजी क्यों करती हो जबकि तुम मेरे पैसों पर ही जीती हो, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। रैन कहती है कि हर्जाने की पहली किस्त है और रसीद पर साइन कर दो। असिस्टेंट बोलता है कि मैडम के 3 साल के खान पान और खर्च मिलाकर 308 मिलियन है, 11,000 पैसे तो उन्होंने कभी टच भी नहीं किए। रैन कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं किसी बाहर वाले मर्द को पैसे भेज रही हूँ? एमजी प्रोजेक्ट की कमीशन आते ही मैं बाकी पैसे भी भर दूंगी। जैंग को गुस्सा आ जाता है, तब असिस्टेंट उससे बोलता है कि मेरे पास एक और तरीका है, जिस पर जैंग अपने ग्रैंडपा को कॉल करके बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इसके बाद युआन रैन से बोलता है कि आपको क्या हुआ, क्या भाई से फिर से झगड़ा हुआ है? अगर आपको बुरा लग रहा है तो रो लीजिए या फिर मैं आपके साथ एक ड्रिंक करने चलूं। रैन सोचती है कि युआन हमेशा मेरे आसपास ही क्यों मिलता है, ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, और वो उससे कहती है कि नहीं, मुझे एक दोस्त से मिलना है, मैं चलती हूँ। तब लियान आकर उसे बोलती है क्या तुम भी उस घटिया लड़की को पसंद करते हो? युआन कहता है कि रैन तो सिर्फ मेरी भाभी है, मैं तो बस उन्हें समझा रहा था। लियान बोलती है कि तुम रैन के पास किस मकसद से जाते हो ये बात तुम खुद जानते हो, क्यों ना हम मिलकर काम करें और उस लड़की को रास्ते से हटा दें, तो तुम्हें भी फो ग्रुप के शेयर में हिस्सा मिलेगा, वरना जैंग की मौजूदगी में तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। युआन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भाई की प्रोटेक्शन में भी आराम से जी सकता हूँ। इसके बाद ग्रैंडपा रैन को कॉल करके बोलते हैं कि कल मेरा बर्थडे है। रैन कहती है कि लेकिन आपका बर्थडे तो अगले महीने है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने अचानक फैसला किया है कि मैं मून कैलेंडर के हिसाब से अपना बर्थडे मनाऊंगा, कल तुम्हें और जैंग को साथ में पार्टी में आना है। रैन मन में सोचती है कि इनको मैं कैसे बताऊं कि हम डिवोर्स ले रहे हैं। फिर वो जैंग से कहती है कि ग्रैंडपा का अचानक बर्थडे बनाने का प्लान ये सब तुमने ही करवाया है, हम तो डिवोर्स ले रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम जाकर ग्रैंडपा को खुद समझाना। जैंग कहता है कि मैं ग्रैंडपा का दिन खराब नहीं करना चाहता, ग्रैंडपा तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्या तुम चाहती हो कि वो खुश न रहें? चलो ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट लेने चलते हैं। तब रैन कहती है कि 3 साल की शादी के बाद ये सिर्फ दूसरी बार है कि हम साथ में शॉपिंग कर रहे हैं। फ्लैश में दिखाते हैं कि रैन जैंग से बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। जैंग कहता है कि बातें करना बंद करो और जल्दी से सामान पैक करवा दो, मुझे और भी काम है, मैं चलता हूँ। प्रेजेंट में भी जैंग कहता है कि मुझे काम है, तुम खुद शॉपिंग कर लो। रैन कहती है कि मैं इससे क्या ही उम्मीद कर रही थी, ये हमेशा से ऐसा ही है। तभी जैंग की स्टेप सिस्टर उससे कहती है कि अगर तुमने मेरे बड़े भाई से शादी नहीं की होती तो तुम इस तरह के महंगे स्टोर में कभी कदम भी नहीं रख पाती, सिर से पांव तक तुमने सस्ते ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं, तुम हमारे लियान से क्या कंपैरिजन करोगी? रैन सोचती है कि मेरे सारे पैसे जैंग को रिटर्न कर दिए, अब मेरे पास खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं बचे। नैंजी उससे बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो, अगर मेरे भाई ने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुम हमसे मांग सकती हो। सेल्स लेडी बोलती है कि रिच लेडी होकर भी
लाखों का बैग भी नहीं खरीद सकती। नैन्सी बोलती है कि ये लड़की तो बस एक सस्ती सी सब्स्टिट्यूट है, लेकिन खुद को असली बीवी समझती है। तब दूसरी लड़की कहती है कि हाँ, मैंने सुना था मिस्टर फू और मिस लियान बचपन के दोस्त थे, लगभग शादी ही हो गई थी, लेकिन ये लड़की बीच में आ गई, कितनी बेशरम है ये। मिस लियान का नेकलेस तो 200 मिलियन का है, जो वाइस प्रेसिडेंट ने खरीदा था, और फिर भी ये लड़की मिसेस फू की जगह लेकर बैठी है। रैन मन में सोचती है तो झैंग मुझसे 10 मिलियन मांगता है और लियान पर इतना सारा पैसा यूं ही खर्च कर देता है। तभी युआन रैन से बोलता है कि मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अब जल्दी चलो, और वो सबसे कहता है कि रैन मेरी वाइफ है। रैन बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो। युआन बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारी इज्जत बचाने आया हूँ, अब मेरे साथ चलो। तभी झैंग उन दोनों को साथ में देख लेता है। रियान झैंग से बोलती है कि देख लिया तुमने, ये लड़की तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि ये नेकलेस तो आपने अपनी वाइफ के लिए खरीदा था, फिर ये मिस लू के पास क्या कर रहा है। झैंग बोलता है कि तुम्हें नेकलेस कैसे मिला। नैन्सी कहती है कि तो मेरी मॉम नहीं इसे दिया था। रियान कहती है क्या ये गिफ्ट मेरे लिए है, मैं अभी इसे पहन कर आती हूँ। फिर वो कहती है कि मुझसे चला नहीं जा रहा, क्या तुम मुझे उठा सकते हो, जिस पर झैंग उसे गोदी में उठा लेता है। तब रैन भी उन दोनों को साथ में देख लेती है। युआन बोलता है कि क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रैन कहती है कि नहीं, मुझे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में भी जाना है। युआन कहता है कि मैं भी वही जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। इसके बाद पार्टी में ग्रैंडपा युआन से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें यहाँ बुलाया भी नहीं है। युआन कहता है कि मैं भी अपनी तरफ से फर्ज निभाना चाहता हूँ, इतने सारे लोग देख रहे हैं, प्लीज मेरी थोड़ी तो रिस्पेक्ट कीजिए। तब ग्रैंडपा रैन को साइड में लेकर कहते हैं कि झैंग और तुम दोनों को शादी के 3 साल हो गए हैं, लेकिन तुम उसके पास के बारे में कुछ नहीं जानती। एक्चुअल में झैंग बचपन से बहुत ही अकेला रहा है। जब उसकी मॉम बीमार थी, तब युआन की मॉम ने मौके का फायदा उठाकर झैंग के डैड को फंसा लिया और जल्दी से प्रेग्नेंट हो गई। ये बात जब झैंग की मॉम को पता चली तो उनकी सदमे में डेथ हो गई। उसके बाद से ही झैंग अपने डैड से नफरत करने लगा, यहाँ तक कि जब उसके डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी तो भी उसने एक आंसू भी नहीं बहाया था। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मुझे साफ दिखाई देता है कि उसे तुम्हारी बहुत परवाह है। रैन कहती है कि ये सब बताने के लिए थैंक यू, मैं इस बारे में सोचूंगी। दूसरा लियान झैंग से कहती है कि तुम बहुत पी चुके हो। झैंग कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम रैन की बराबरी कभी नहीं कर सकती। लियान बोलती है कि तुम ये पियो, ये अब्रोड से लाया हुआ स्पेशल ड्रिंक है। तब झैंग उसे पी लेता है। लियान बोलती है कि तुम नशे में हो, मैं तुम्हें रूम में लेकर चलती हूँ। तब सेक्रेटरी कहता है कि तुम हटो यहाँ से, मैं उन्हें लेकर जाऊंगा। दूसरा नैन्सी झैंग को रूम में जाते हुए देख लेती है। वो लियान को कार्ड देकर बोलती है कि ये मेरे भाई का रूम कार्ड है। लियान उस रूम में जाकर उसे हक कर लेती है। तभी दूसरी तरफ रैन कहती है कि युआन ने मुझे इस टाइम पर यहाँ क्यों बुलाया है। तभी झैंग उसे अपने रूम में खींच लेता है और वो उसे टच करके बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। सुबह युआन लियान के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लियान कहती है कि ओ, मैं गलती से गलत रूम में घुस आई, मैंने तो तुमसे कहा था कि रैन को अपने रूम में बुलाओ। युआन बोलता है कि अब ड्रामा करना बंद करो, पहले हमें इस मैटर को सॉल्व करना होगा। जब झैंग की आंखें खुलती है तो लियान उसके बगल में लेटी रहती है। झैंग बोलता है कि तुम यहाँ कैसे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग देने की। लियान बोलती है क्या तुम्हें मैं इतनी बुरी लगती हूँ। झैंग कहता है कि अगर तुम मेरी बीमारी ठीक भी कर दो तब भी मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगा। दूसरा रैन सोचती है कि कल रात तो मुझे याद है कि मैंने झैंग को देखा था। युआन कहता है कि सॉरी, कल रात मैं खुद को रोक नहीं पाया। तब रैन उसे थप्पड़ मारती है। युआन बोलता है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लो। रैन कहती है क्या तुम मुझे अपने डैड के खिलौने जैसे समझते हो। युआन कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। रैन बोलती है कि यहाँ से निकल जाओ, पर युआन तो लिफ्ट में भी उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी झैंग उनको साथ में देखकर गुस्सा हो जाता है। युआन कहता है कि इसमें रैन की कोई गलती नहीं, तुम उस पर गुस्सा मत निकालो। झैंग बोलता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है हमारे बीच में बोलने का, अब हटो यहाँ से। वो रैन से कहता है कि हमारा भी डिवोर्स भी नहीं हुआ और तुम उसके साथ सो भी गई। रैन कहती है कि और तुम्हारा क्या, तुमने भी तो लियान के साथ नाइट स्पेंड कर ली। झैंग कहता है तो अब क्या मुझे तुम्हारे लिए 10-8 लड़के बुलाने होंगे ताकि तुम उनमें से चूज कर सको। रैन कहती है कि हम दोनों ही क्लीन नहीं है और अगर तुम्हें धोखा बर्दाश्त नहीं होता तो डिवोर्स ले लो। इसके बाद रैन फाइल लेकर युआन के कैबिन में जाती है। तब युआन कॉल पर कहता है कि हम आखिरी स्टेज पर हैं, बस ब्रांच ऑफिस साइन कर दे तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा।
जिस पर रैन अपने अंकल को कॉल करके बोलती है कि मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, जरा उसे चेक करिए। अंकल ये कहते हैं कि ऊपर से तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक लगता है, पर इसमें एक जाल छुपा हुआ है। इससे कंपनी को फायदा नहीं होगा बल्कि दोगुना नुकसान होगा और जैंग भी कंपनी पर अपना कंट्रोल खो सकता है। रैन जैंग से बोलती है कि हमें एमजी ग्रुप के साथ कॉपरेशन कैंसिल करना होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है। जैंग कहता है कि तुम तो कह रही थी कि ऑर्डर पक्का जीत जाओगी, क्या तुम्हें डर है कि काम पूरा नहीं कर पाओगी तो मेरे भाई के साथ कैसे रहोगी? रैन कहती है कि तुम पागल हो गए हो। जैंग कहता है कि हाँ मैं पागल हूँ और वो उसे धक्का देकर गिरा देता है। फिर उसके हाथ देखकर बोलता है कि ये निशान तुम्हारे हाथ में कैसे लगे? रैन कहती है कि तुम्हें जासूसी की आदत छोड़नी चाहिए। जैंग कहता है क्या उस रात तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगा? रैन कहती है कि नहीं लगा, तुमने डिवोर्स के पेपर पे साइन कर दिए हैं, अब हम कल कोर्ट में ही मिलेंगे। इसके बाद सेक्रेटरी जैंग से बोलता है कि अनाथ आश्रय की डीन हॉस्पिटल में एडमिट है और हमारा डोनेशन भी रुक गया है। हॉस्पिटल में डीन रैन से बोलती है कि हमारे अनाथ आश्रय को मिस्टर फू ही हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, वो किसी को ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्होंने ठीक से याद नहीं है कि वो कौन है, क्या तुम्हें ये लड़की याद है? रैन कहती है कि ये तो मेरी बचपन की फोटो है। तभी जैंग ये सब सुन लेता है। रैन कहती है कि तुम्हारे पास मेरी फोटो कैसे आई? जैंग कहता है तो जिसने मेरी हेल्प की थी वो तुम ही थी, मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहा था। रैन कहती है कि अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं। जैंग बोलता है कि लियान और मेरे बीच कुछ भी नहीं था, शुरू से लेकर अब तक जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा है वो सिर्फ तुम ही हो। घर आकर वो उससे कहता है कि मुझे हर एनिवर्सरी याद रहती थी, मैं गिफ्ट भी तैयार रखता था, लेकिन तुमने कभी उन गिफ्ट को ढूंढा ही नहीं। तुमने कहा था कि तुमने कभी वेडिंग ड्रेस नहीं पहनी है, तो मैंने टॉप डिजाइनर से तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस बनवाई थी। क्या तुम्हें याद है कि बचपन में तुमने मुझे एक नकली रिंग दी थी, लेकिन अब मैं तुम्हें असली रिंग दे रहा हूँ। रैन कहती है कि तुमने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? जैंग कहता है कि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है। इसके बाद रैन जैंग से कहती है कि तुमने अनाथ आश्रम में कहा था कि तुम्हारी नैनी तुम्हें परेशान करती है, वो सब क्या था? जैंग कहता है कि जब मेरी मम गुजर गई थी तब मेरे डैड बिजी होने की वजह से मुझे संभाल नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने एक नैनी को रखा। बाद में पता चला कि उस नैनी को मेरी स्टेप मदर ने ही भेजा था, वो हमेशा मुझे पीटती रहती थी। बाद में जब उसकी हरकतों के बारे में डैड को पता चला तो उन्होंने उसे जेल भेज दिया। उस एक्सीडेंट के बाद से मेरे दिल पर ऐसी छाया पड़ी है कि मैं आज तक भी किसी से ठीक से फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर पाता। तभी वहाँ लियान और जैंग की स्टेप मदर भी आ जाती है। वो कहती है कि लियान तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है, अगर लियान ने बताया नहीं होता तो मुझे तो पता भी नहीं चलता कि फ्रू ग्रुप का वायरस आ रहा है। रैन जैंग से बोलती है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम लड़कियों को छू भी नहीं सकते, फिर ये बच्चा कहाँ से आया? जैंग कहता है कि मैं बच्चा नहीं रखूंगा, इसे अबॉर्ट करवा दो। उसकी स्टेप मदर बोलती है क्या तुमने अपने ग्रैंडपा की फीलिंग के बारे में नहीं सोचा है, वो सच में चाहते हैं कि तुम्हारा अपना बच्चा हो। रैन कहती है कि मुझे बताओ कि तुम मेरे और उसके बीच में किसे चुनोगे? जैंग कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रैन कहती है कि तुमको तो बस एक वारिस चाहिए ताकि तुम फू ग्रुप पर कंट्रोल रख सको। अब तुम अपनी वाइफ और बच्चे का ख्याल रखना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद जैंग लियान को मूवी हॉल में लेकर आ जाता है और उससे कहता है कि मैंने आज की मूवी स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर की है। तभी वहाँ पर लियान और युआन का रोमांस वाला वीडियो चलने लगता है। जैंग कहता है कि कैसी लगी मूवी, हीरो हीरोइन की एक्टिंग बिल्कुल शानदार थी ना? लियान बोलती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जैंग बोलता है कि उस रात तुमने मुझे ड्रग दिया था और मेरे कमरे में घुसना चाहा, लेकिन गलती से रैन मेरे कमरे में चली आई, फिर तुमने चुपके से जगह बदल ली और ऐसा दिखाया कि मेरे और तुम्हारे बीच कुछ हुआ था। अब जल्दी से मुझे मेडिसिन का फॉर्मूला बता दो वरना मैं तुम्हारे वीडियो को पब्लिक में एक्सपोज कर दूंगा। मैंग कहती है कि वो मेडिसिन का फॉर्मूला बैग में है, जल्दी से वीडियो को डिलीट कर दो। चैंग कहता है कि पहले तुम ये दवाई पियोगी ताकि मैं पक्का कर लूं कि ठीक है, फिर मैं इसे लूंगा। जब तक मेरी बीमारी ठीक नहीं हो जाती तुम मेरी नजरों से दूर नहीं जा पाओगी। फिर चैंग रैन के पास आकर उसे सारा सच बता देता है, पर रैन तो उल्टा ही उस पर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, दोबारा मेरे पास मत आना। फिर हमें दिखाते हैं कि रैन प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को वो ऑफिस में ही रखकर चली जाती है। तभी वहाँ युआन आकर रिपोर्ट देख लेता है। वो लियान से कहता है कि रैन प्रेग्नेंट है। लियान कहती है कि उसके साथ हमने भी तो रोमांस किया था, लेकिन मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हुई, फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? युआन कहता है कि तुम खुद भी तो कम नहीं हो, क्या पता कि अब्रोड में की हुई हरकतों से तुम्हारी बॉडी खराब हो गई हो, लेकिन अब बहस करने का वक्त नहीं है। सोचो अब रैन के बच्चे का क्या करना है। लियान बोलती है कि उन्हें
खत्म करना ही होगा। दोस्तों झैंग रेन को मनाने की कोशिश में लगा रहता है। तभी लियान चाकू लेकर रेन पर हमला कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारे बच्चे को अब मरना होगा, लेकिन झैंग बीच में आ जाता है और हर्ट हो जाता है। रेन उसे लेकर हॉस्पिटल में आ जाती है। असिस्टेंट कहता है कि लियान को अरेस्ट कर लिया गया है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट की फैमिली कौन है। रेन कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि उसकी जान तो बच गई है, पर वो कोमा में है। जिस पर रेन झैंग से बोलती है कि मैंने कभी भी तुमसे पैसों के लिए शादी नहीं की थी, क्योंकि तुमने मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया था। मैं तुम्हारा कर्ज उतारना चाहती थी, इसलिए जब तुम मुझे मिले तो मैंने बिना सोचे समझे तुमसे शादी करने की हाँ कर दी। पर तुम तो ये भी जलन करते थे, जबकि उसे तो लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तुम जानते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्लीज जल्दी से जाग जाओ, मुझे और मेरे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। दूसरे न्यूज में बताया जा रहा होता है कि एमजी ग्रुप ने हु ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है, जिसकी वजह से फूजी ग्रुप को अब दुगनी पेनल्टी भरनी होगी। युआन कहता है कि बड़े भाई हॉस्पिटल में है, मैं नहीं चाहता कि कंपनी बर्बाद हो जाए, इसलिए आज से फू ग्रुप मैं ही संभालूंगा। रैन कहती है कि मुझे ऑब्जेक्शन है। जैंग ने 1 महीने पहले खुद ही पावर अटर्नी लिखी थी, जिसमें लिखा होता है कि अगर मैरिज के वक्त मुझे कुछ हो जाता है तो रैन को ही मेरे सारे अधिकार मिलेंगे। युआन कहता है कि तुम कंपनी के मामले में मत पड़ो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम क्या चाहती हो कि कंपनी बर्बाद हो जाए? शेयर होल्डर कहते हैं कि फू ग्रुप पर 10 अरब से भी ज्यादा का कर्ज है, तुम एक लड़की होकर इसे कैसे संभालोगी? रैन कहती है कि फू ग्रुप को कोई पेनल्टी भरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले कैंसिल हो चुका था। युआन कहता है कि तुम उसको समझती क्या हो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। रैन बोलती है कि अगर भरोसा न हो तो कॉल करके देख लो। तब युआन कॉल करके बोलता है कि एमजी ग्रुप ने फूजी ग्रुप से हट जाना क्यों नहीं मांगा। लेडी कहती है कि जिन गिरफ्तार हो चुका है, इसलिए उसके सारे कॉर्पोरेशन इनवैलिड हो गए हैं और नए इंचार्ज शेयर होल्डर ने फ्रू ग्रुप के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट किया है। युआन कहता है कि नया इंचार्ज कौन है। तब लेडी कहती है कि उसका नाम रैन है। रैन कहता है कि वो मेरी असिस्टेंट थी, वो इंचार्ज कब से बन गई। रैन कहती है कि तुम मानो या ना मानो, अब सब कुछ हो चुका है। तुमने कितना बड़ा प्लान बनाया और झैंग से सारी प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश की। युआन कहता है कि ये तो बस एक टेम्पररी तरीका है, जब मैं फू ग्रुप का प्रेसिडेंट बच जाऊंगा तो मैं ही इस ग्रुप को आगे बढ़ाऊंगा। तभी वहाँ झैंग आ जाता है। युआन कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए? झैंग कहता है कि लगता है मेरे भाई को मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। युआन कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, हम तो एक फैमिली है। झैंग कहता है कि नाटक करना बंद करो, और वो सबको युआन की रिकॉर्डिंग सुनाता है। युआन एक आदमी से कहता है क्या तुमने मेरा काम कर दिया, इस बार उसे मरना ही होगा। आदमी कहता है कि हाँ, मैंने उसकी कार के ब्रेक फेल कर दिए हैं, लेकिन वो आपके असली डैड हैं, क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? युआन कहता है कि मैं भी उसे डैड मानता था, लेकिन वो हमेशा झैंग को ही फेवर करता है। जब तक वो जिंदा रहेगा मुझे सत्ता कभी नहीं मिलेगी। युआन कहता है कि मैंने गलत क्या किया, मैं भी उनका बेटा था, फिर से झैंग ही ग्रुप को क्यों संभालता है? उसे प्रेसिडेंट बनने की ट्रेनिंग मिल सकती है और मुझे तो बस एक निकम्मा बेटा समझा जाए, क्या मैं हमेशा उसके नीचे रहूंगा? झैंग कहता है कि डैड ने कभी हमारे बीच फर्क नहीं किया, मैं कुछ साल बड़ा था इसलिए शायद बिजनेस पहले मुझे मिला। जब तो अब्रॉड से लौटे थे तो डैड ने हम दोनों को ही कंपनी चलाने दिया, यहाँ तक कि जो एडिकेट क्लास तुमको पसंद भी नहीं थी, वो सिर्फ इसलिए थी ताकि तुम कंपनी में आ सको, लेकिन तुम कभी समझ ही नहीं पाए। युआन कहता है कि झूठ मेरे डैड से कभी नहीं थे। झैंग कहता है कि ये सब अब जेल में जाकर बोलना। तभी पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। जेल में युआन अपने मॉम से कहता है कि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। उसकी मॉम कहती है कि मैंने झैंग को कई बार छोड़ा है और उसने अपने भाई को ही जेल भेज दिया। तभी युआन की बहन कहती है कि ये सब आपकी जिद थी, मैंने आपको वार्निंग दी थी, क्यों आसान नहीं है, अब देखो हालत कैसी हो गई। उसकी मॉम कहती है कि इस बार मैं खुद जाऊंगी उन दोनों को मारने के लिए, और वो कार से झैंग और रैन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन झैंग रैन को लेकर साइड में हो जाता है और युआन की मॉम दीवार से जाकर टकरा जाती है, जिससे वही उनकी डेथ भी हो जाती है। इसके बाद झैंग और रैन मिलकर बच्चे के लिए शॉपिंग करने आते हैं। रैन उससे बोलती है कि तुम लड़का चाहते हो या लड़की? झैंग कहता है कि लड़की, क्योंकि मुझे लड़कियां बहुत पसंद है। रैन कहती है कि अगर लड़का हुआ तो क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा? झैंग कहता है कि मुझे तो दोनों ही पसंद है, बस हमारा बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, मैं दोनों को ही प्यार करूंगा। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।